एक व्यक्ति बहुत बड़ा अयासबाज होता है। वो अपनी सारी कमाई पराई स्त्रियों पर व्यभिचार करने में लुटा देता है। एक रोज वह व्यक्ति एक पराई स्त्री के साथ संबंध बना रहा होता है। तभी उसकी पत्नी देख लेती है। उसकी पत्नी उसे खूब समझाती है, पर वो अपनी पत्नी की बात को नहीं मानता है। उसकी पत्नी नाराज होकर के कहीं चली जाती है, घर से निकल देती है और फिर कभी वापस घर लौट करके नहीं आती है। इस व्यक्ति का एक बेटा होता है। बेटा धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो यह कमाने के लिए मुंबई जाता है। मुंबई से एक लड़की से शादी करता है। वह लड़की कोठे पर की वेश्या होती है। उसी से शादी करता है और फिर उसको अपने घर लेकर के आता है। घर ही पर छोड़ करके अपनी बीवी को चला जाता है मुंबई कमाने के लिए। एक रोज की बात है, उसकी जो नई नवेली दुल्हन थी वो अपने ही पति से फोन पर बात करती है और कहती है कि आप बंबई गए, कई महीने बिता दिए, घर नहीं आओगे क्या? अगर आप घर नहीं आओगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इतनी बात उसकी बीवी होती है और इतनी बात जो कह रही थी, तभी उस लड़के का पिता सारी बातों को सुन रहा होता है। अब वह उस लड़के का पिता जब इतनी बात सुनता है तो आधी रात को अपने बहू के कमरे में चला जाता है। अपने बहू के कमरे में जाने के बाद जो किया, आप सब सुन करके हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो इसको शेयर भी जरूर करना। अब कहानी विस्तार से। यह कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम सत्यदेव होता है। सत्यदेव की पत्नी का नाम शर्मिष्ठा देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटा होता है जिसका नाम संजय कुमार होता है। संजय बड़ा ही नेक दिल बच्चा था, बड़ा ही सुशील था, सभ्य था, पढ़ने लिखने में होशियार, सब कुछ में होशियार होता है। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। अब जो सतदेव होते हैं, इनकी शादी हुई करीब करीब 20 वर्ष के करीब हो जाता है। सतदेव की एक गारमेंट की दुकान होती है, कपड़े की दुकान होती है। सतदेव उसी दुकान पर रहते थे, कपड़ों को बेचते थे। जो पैसा होता था उसी से घर का खर्च चलता था। धीरे धीरे कुछ दिन और व्यतीत होता है। सतदेव की नीयत बिगड़ने लगती है। अब सत्यदेव जब अच्छा पैसा कमाने लगे तो अपने पैसों का इस्तेमाल गलत जगहों पर करते हैं, अर्थात पराई स्त्रियों पर पैसे लुटाते और पराई स्त्रियों से संबंध बनाते। एक रोज की बात है, सत्यदेव अपने ही एक पड़ोसन के साथ उसको पैसा देते और उसके साथ संबंध बनाते, अनाचार करते। पत्नी जान जाती है, शर्मिष्ठा देवी जान जाती हैं, अपने पति को बहुत समझाती, पर सत्यदेव मानने को तैयार नहीं होता। हर रोज उस पड़ोसन को पैसा देता और संबंध बनाता। घर में अब पैसों के लाले पड़ने लगे। कहीं खुराक की कमी पड़ जाती तो कहीं कुछ कमी पड़ जाता। बच्चे की फीस जो संजय होता उसकी फीस नहीं दे पाते। पत्नी मांगती तो पत्नी को एक पैसा नहीं देते और दूसरे स्त्रियों को खूब पैसा लुटाते। ये सब देख करके उनकी पत्नी शर्मिष्ठा देवी खूब उनको कुड़ती, खूब बोलती, समझाती, पर वह मानने को तैयार नहीं होता। कभी कभी तो वह अपनी पत्नी शर्मिष्ठा देवी को मारता पीटता था जब वो समझाती थी। तब उनकी पत्नी शर्मिष्ठा देवी लाचार हो जाती हैं, बहुत यत्न करती हैं, लोगों से भी शिकायत करती हैं कि इनको जरा समझाइए। जो मानिंद लोग होते हैं, गांव के प्रधान लोग होते हैं, उनसे भी कहती हैं कि जरा हमारे पति को समझा दीजिए, ये गलत लाइन पर उतर चुके हैं, गलत काम करते हैं, घर में एक भी पैसा नहीं देते हैं, हम लोग खाने को तरस रहे हैं और ये अयासियां कर रहे हैं। आते हैं लोग, समझाते हैं। लोगों का काम क्या है, लोग समझाएंगे, अपने घर चले जाएंगे, समझाकर अपने अपने घर लोग चले जाते, पर यह आदमी मानने को तैयार नहीं होता जिसका नाम सतदेव होता है। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। एक दिन की बात है, जो शर्मिष्ठा देवी होती है, सतदेव की पत्नी, खेतों में काम करने के लिए गई हुई थी। इतने में सतदेव मौका पाता है, अपने ही पड़ोस की एक औरत होती है जिसका नाम निर्मला होता है,
उसको अपने ही घर में बुला लेता है। अपने घर में बुलाने के बाद उसके साथ अनाचार करता है, अर्थात उसके साथ संबंध बनाता है। तभी शर्मिष्ठा देवी अपने खेतों से घरे आ जाती हैं। खेतों से घरे आ जाती हैं, जब ही कमरे में प्रवेश करती हैं, देखती हैं उसका पति पड़ोसन के साथ संबंध बना रहा होता है। जिस अवस्था में देखती हैं वह बिल्कुल अवाक रह जाती हैं। अब चीखने चिल्लाने लगती हैं, अपने पति को गालियां देने लगती हैं, बोलने लगती हैं। इतने में सद्देव उठता है और अपनी पत्नी को बड़ी गाली देता है, मारने के लिए दौड़ाता है। अब शर्मिष्ठा देवी वहां से भाग निकलती हैं। भागती ऐसे हैं कि घर से जब निकल देती हैं तो फिर वापस कभी लौट करके अपने घर नहीं आती हैं। पता नहीं क्या हुआ उनके साथ, क्या कर बैठी, दोबारा कभी अपने घर पर नहीं आई। इतना अपने पति से चिढ़ गई थी। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत हुआ। जो बेटा था संजय, संजय घर में अकेला पड़ जाता है। सत्यदेव अपने दुकान पर चला जाता, बेटा घर में पड़ा रहता। कभी अपने से खाना बनाता तो कभी बिना खाए सो जाता। विषम परिस्थितियों को झेलते झेलते बड़ा हुआ और अपनी पढ़ाई जब कंप्लीट कर लिया तो देखा कि उसके पिता सुधरने वाले नहीं हैं, तो सत्यदेव अपने ही दोस्तों के साथ कमाने के लिए मुंबई चला जाता है। जब मुंबई कमाने के लिए जाता है तो एक कंपनी में वहीं जॉब करने लगता है, पैसा कमाने लगता है और वहीं अपना आशियाना बना लेता है, वहीं रहने लगता है। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। अब उसकी भी संगत थोड़ी गलत हो जाती है, कुछ गलत दोस्त मिल जाते हैं। अब वो अपने दोस्तों के साथ कभी कभार शराब पी लेता और शराब पीने के बाद वेश्यावृत्ति करने के लिए कोठे पर चला जाता। मुंबई के एक रेड लाइट एरिया में चला जाता है, कोठे पर चला जाता है। वहीं की एक लड़की होती है कोठे पर, जिसका नाम नीतू बाई होता है। नीतू बाई निहायती खूबसूरत थी तो बेस्या, पर बड़ी ही खूबसूरत थी। और जब उसको ये संजय देखता है तो पहली नजर में उसको मन ही मन प्यार हो जाता है। अब संजय हर रोज उस कोठे पर जाने लगा, उस नीतू से मीठी मीठी बातें करता और बातें करने के बाद उसके साथ जो होता है अनैतिक संबंध, उसको संबंध बनाता। फिर इसके बाद अपने रूम पर चला आता। ऐसे करीब करीब वह 1 साल व्यतीत करता है। एक दिन की बात है, संजय फिर नीतू बाई के पास जाता है और नीतू बाई से कहता है कि नीतू, तुम मुझे बड़ी ही खूबसूरत लगती हो, अच्छी लगती हो, तुम मुझे पसंद हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जब नीतू बाई इतनी बात सुनती है तब संजय से कहती कि संजय, मैं एक कोठे की मल्लिका हूँ, मैं कोठे की बेस्या हूँ, यह जानते हुए तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? संजय कहता है कि नीतू, अगर तुम राजी हो जाओ तो हमारे लिए कोई आपत्ति की बात नहीं है। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हें जीवन पर्यंत खुश रखूंगा, तुम्हें अपने साथ रखूंगा, तू हंसी खुशी हमारे साथ जीवन बिताएगी। जब इतनी बात नीतू कहती है, संजय कहता है, तब नीतू कहती है, सोच लो संजय, मैं तो शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर एक बार नहीं 1000 बार सोच लो कि क्या तुम मुझे अपने यहाँ रख सकोगे? जब कभी कभी लोगों को पता चलेगा, कोई ताना मारेगा, तो ताना बर्दाश्त कर पाओगे? तब संजय कहता कि मुझे दुनिया के बातों से कोई परवाह नहीं, दुनिया क्या कहेगी मुझसे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो तुम पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब नीतू इतनी बात सुनती है, कहती है ठीक है चलो। चुपके से उस कोठे से नीतू एक रोज बहाना बना करके कहती कि मैं इनके रूम पर जा रही हूँ, सुबह चली आऊंगी। पैसा जो कोठे की मालकिन होती है उनको पैसा दिलवा देती है। मालकिन खुश हो जाती है, कहती है कि ठीक है। मालकिन को क्या पता था कि यह हमेशा हमेशा के लिए नीतू को लेकर के जा रहा है। अब वह नीतू को अपने साथ लेकर के संजय अपने रूम पर आता है। रूम पर आने के बाद जाता है एक मंदिर में नीतू से शादी करता है। शादी करने के बाद धीरे धीरे कुछ दिन और वहीं मुंबई में बिताता है। एक रोज नीतू को अपने साथ लेकर के नीतू से कहता है, नीतू मेरा घर देखने के लिए चलोगी, मेरे गांव चलोगी? नीतू कहती है हाँ जरूर चलूंगी, चलो। अब नीतू तैयार हो जाती है। संजय नीतू को अपने साथ लेकर के अपने घर पर आ जाता है। जब घर पर आता है, गांव का माहौल नीतू देखती है तो उससे गांव का माहौल बहुत अच्छा लगता है। अब नीतू एक रोज कहती है कि संजय,
यहाँ का वातावरण हमें बहुत अच्छा लग रहा है, अब मैं यहीं रहूंगी। अगर तुम्हें एतराज न हो तो तुम बंबई से आया जाया करो, अब मैं यहीं रहूंगी। जब इतनी बात संजय सुनता है, कहता है ठीक है, हमारे पिताजी वृद्ध हो चुके हैं, इनको तुम खाना बनाना, खिलाना पिलाना, और कभी कभार मैं साल 6 महीने पे आता जाता रहूंगा, फिर कुछ दिन तक मुंबई कमाऊंगा, फिर तुम्हारे ही साथ तो बिताना है। नीतू कहती है ठीक है। अब नीतू यहीं घर पर रहने लगती है और संजय कमाने के लिए पुनः मुंबई चला जाता है। नीतू अपने ससुर सत्यदेव को खाना बनाती, खिलाती पिलाती। सत्यदेव भी ऐसा लग रहा था जैसे सुधर चुका हो। संजय को लग चुका था कि पिताजी अब लगता है वृद्ध हो चुके हैं तो सुधर गए होंगे। सत्यदेव मुंबई कमाने के लिए अपनी पत्नी को छोड़ करके चला जाता है। नीतू अपने ससुर को खिलाती पिलाती थी। अब धीरे धीरे संजय को मुंबई में रहते करीब करीब 1 साल का समय बीत जाता है। एक रोज की बात है, नीतू अपने कमरे में संजय को फोन लगा करके बेड पर सो करके बात कर रही थी। संजय से कहती कि संजय, तुम्हें मुंबई गए 1 साल हो गया, तुम अब कब घर आओगे? संजय कहता है कि कुछ दिन की बात और है, रुक जाओ, मैं आऊंगा, सब्र करो, मैं जल्द ही आऊंगा। नीतू मजाकिया लहजे में कहती है कि संजय आ जाओ, नहीं तो मैं किसी के साथ भाग जाऊंगी, या किसी के साथ फिर मैं संबंध बनाने लगूंगी। मजाकिया लहजे में कहती है। संजय भी उधर से कुछ जवाब दिया होगा। इतनी बात बगल ही कमरे से संजय का जो पिता होता है सत्यदेव, वह सुन रहा था। जब इतनी बात सुनता है तो उसके मन में थोड़ी हलचल सी उठती है। सोचता है कि एक बार बहू के साथ हम ही ट्राई करें, देखें हो न हो हम हमारे साथ वो मान जाए, हम हमारे साथ वो नाजायज संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाए। अब जब करीब करीब रात को 11 बजता है, संजय का पिता सत्यदेव अपने बहू के कमरे में प्रवेश कर जाता है। बहू अकेली सोई हुई थी, दरवाजा शायद खुला रहा होगा, इसी दरवाजा को खोलता है, फिर अंदर प्रवेश कर जाता है। बहू सोई हुई थी। अब धीरे से बहू के बेड पर जा बैठता है। बहू के बेड पर बैठ करके बहू के बदन को सहलाने लगता है। इतने में नीतू की नजर खुल जाती है, नींद खुल जाती है। नीतू देखती है उसके बगल में उसका ससुर बैठा हुआ है। वह जब अपने ससुर सत्यदेव को देखती है, उठ करके बैठ जाती है। जब उठ करके बैठ जाती है, कहती है बाबूजी आप। तब सत्यदेव कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी बातों को सुन रहा था, तू संजय से बातें कर रही थी, तो क्यों न तुम मेरे साथ संबंध बनाओ। हमारी जितनी भी कमाई है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, मैं तुम्हारे नाम कर सकता हूँ। इतने में सत्यदेव जाता है, नोटों की एक गड्डी लेकर के आता है, नीतू के सामने रख देता है। नीतू जब उस पैसों को देखती है तो वह लालच में आ जाती है और उस पैसे को उठा लेती है। पैसे को उठाने के बाद वह सोचती है कि संजय जब तक हमारे साथ रहा कभी हमें इतना नोट नहीं दिया, इतना पैसा नहीं दिया। अब वो उन नोटों को उठा लेती है। अब सत्यदेव को लगा कि नीतू अब मान जाएगी। अब सत्यदेव धीरे से अपनी बहू के साथ अनैतिक संबंध बनाने के लिए आतुर होता है। नीतू भी तैयार हो जाती है, पैसों की लालच में नीतू तैयार हो जाती है और अपने ससुर के साथ संबंध बनाने लगती है। ससुर के साथ संबंध बनाने लगती है और ऐसे ही पूरी रात संबंध बनाती रहती है। फिर धीरे धीरे सुबह होता है। अब हर रोज वह नीतू अपने ससुर के साथ सत्यदेव के साथ संबंध बनाती। एक रोज की बात है, संजय मुंबई से घर आ जाता है। जब मुंबई से घर आता है तो अपनी पत्नी नीतू से बात करता, पर नीतू कभी ढंग से संजय से बातें नहीं करती। अब संजय को लगा कि मुझे ज्यादा दिन हो गया था मुंबई में रहते हुए और यह बार बार मुझे बुला रही थी। मैं कुछ देर पर आया, कई महीने लेट आया, इसलिए हम लगता है कि अंदर ही अंदर नाराज है हमसे। आज नहीं तो कल मान जाएगी। पर उसे क्या पता था कि इसका रुझान उसके पिता की ओर हो चुका है। अब एक रोज की बात है, संजय जो है मार्केट में गया हुआ था घूमने के लिए। मार्केट से घूम करके जब घर पर आता है, देखता है घर में जो वहीं प्रवेश करता है, नीतू अपने ससुर के साथ अर्थात संजय के पिता सत्यदेव के साथ नाजायज संबंध बना रही होती है। तभी
जब इतना दृश्य देखता है संजय अवाक रह जाता है। अब अपनी पत्नी को बड़ी गालियां देता है, बहुत गालियां देता है। कहता है कि तुम बेश्या थी और बेश्या ही रहोगी। जब इतनी बात नीतू सुनती है वो भी झल्लाने लगती है, संजय को गालियां देने लगती है। संजय को उसके पिता और नीतू दोनों मिल करके बड़ी मार मारते हैं। अब संजय घर से भाग जाता है, घर से भाग जाता है, फिर मुंबई जाता है। मुंबई जाने के बाद वह कभी घर लौट करके नहीं आता है। इधर जो नीतू थी, वह नीतू अपने ससुर से बहला फुसला करके उनकी जितनी जायदाद थी, जितनी संपत्ति थी, सब अपने नाम करवा लेती है। अपने नाम करवाने के बाद एक रोज नीतू भी घर से फरार हो जाती है। अब जब घर से फरार हो जाती है तब सत्यदेव घर में अकेला पड़ जाता है, अकेला पड़ जाता है और अकेले ही रहने लगता है। अब धीरे धीरे कुछ दिन और दिन व्यतीत होता है। अब सत्यदेव बिल्कुल वृद्ध हो चुका है। सत्यदेव अब अपनी गलतियों पर पछताता है। अब उसे कोई एक लोटा पानी देने वाला तक नहीं है। अपने ही क्रियाक्रम करता है, कभी कभी खाता है, कभी कभी नहीं खाता है, कभी कभी एकांत में बैठ करके अपने कुकृत्यों को सोच करके रोता रहता है। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या जो सत्यदेव ने किया उसका फल उसको उचित मिला या अनुचित मिला, उसके साथ जो हुआ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम बुलवाने के लिए अपील करते हैं बार बार। एक हैं ब्रोजेंद्रो सिंह, मणिपुर के रहने वाले हैं। हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं, बहुत अच्छी लगती है हमारी कहानियां उनको। रिपू कुमार जी हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं। एक है चंद्रशेखर यादव जी, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं, वीडियो में नाम लेने के लिए अपील करते हैं। और एक है श्रवण मौर्य जी जो कि कच्छ गुजरात से हैं, हमारी हर वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, वीडियो में नाम लेने के लिए अपील भी करते हैं। आप लोग भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो आप लोग भी अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप लोगों का भी बारी बारी से वीडियो में नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। कहानी अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।